जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। विज्ञान की श्रृंखला का आगाज हो चुका है, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीव विज्ञान से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, अभी जो लुसेंट पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, यह एक रिवीजन मोड में बनाया जा रहा है ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी को दबिश्त कर सकें। आगे समय बीतने के साथ कंसेप्चुअल और बेसिक लेवल से भी क्लास चलाने की योजना है, तो फिलहाल मेरे साथ बने रहें। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए, आज का टॉपिक है आनुवांशिकी। आज का टॉपिक है आनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जोहान मेंडल को। नोट: आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने किया था, जबकि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो इतना फिर से रिवीजन करेंगे कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। यही कारण है कि आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। नोट: आनुवांशिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाटसन ने किया था। आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने किया था, यानी आनुवांशिकता शब्द दिया विलियम वाटसन ने, जबकि जीन शब्द को दिया जोहानसन ने। आनुवांशिकता शब्द दिया वाटसन ने, जबकि जीन शब्द दिया जोहानसन ने। आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय और द्विसंकरीय कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस: मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए निम्न कैपिटल टीटी एवं बौने स्मॉल टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराया, जो निम्न परिणाम हुए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। द्विसंकरीय क्रॉस में भी वही करेंगे कि इसमें मेंडल द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराते हैं। इसमें गोल और पीला बीज का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी एक ग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है। तो इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने जो एक संकरीय द्विसंकरीय जो हम लोगों ने ऊपर देखा, उसके आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर है, और तीसरा नियम जो है कि द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। तो मेंडल ने जो है कि आनुवंशिकता संबंधित 3 नियम दिए। पहला और दूसरा नियम जो है एक संकरीय क्रॉस पर आधारित है,
जबकि तीसरा नियम जो है द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम की बात करें तो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविकता का नियम कहता है कि एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहते हैं। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। दूसरा आनुवंशिकता का जो मेंडल का दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही बनते हैं, एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरों को प्रभावित नहीं करती है। तो मेंडल ने इस तरह से 3 नियम दिए। पहला नियम दिया कि प्रभाविकता का नियम, एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि वो प्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा नियम है मेंडल का कि पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तीसरा नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है डब्ल्यू वाटसन। सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों यानी जीनों का बना होता है। आगे है युग्म विकल्पी। एक ही गुण के विभिन्न विपरीत विपर्यायी रूपों के प्रकट विपर्यायी गुणों को रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वाटसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जोहानसन ने। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाए जाते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीवधारियों की आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि जीनों का बना होता है। युग्म विकल्पी, एक ही गुणों के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का विपरीत एक युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगला है सहलगनता। सहलगनता क्या है, इसको पढ़ेंगे। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलगन जीन कहते हैं। लिंग सहलगन जीन लिंग सहलगन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलगन जीन कहे जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्रों पर स्थित जीन ही लिंग सहलगन जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है।
लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में की थी। यानी लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में किया था। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस आदि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों में लिंग संलग्न गुण ज़्यादा प्रकट होते हैं। देखिए, लिंग संलग्न क्या है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। जबकि लिंग जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। लिंग संलग्न जीन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में दिया था। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण पाए जाते हैं, यानी आनुवंशिक गुण कई पाए, जैसे वर्णांधता, ये आनुवंशिक यानी लिंग संलग्न गुण के कारण होते हैं। गंजापन भी जेनेटिक्स के कारण होते हैं, आनुवंशिकता के कारण होते हैं, आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है, मायोपिया भी आनुवंशिक रोग है, हाइपर ट्राइकोसिस भी आनुवंशिक रोग है। ये सभी और जो आनुवंशिक रोग है वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं, यानी पुरुषों में आनुवंशिक रोग ज़्यादा होते हैं। आगे पढ़ेंगे कि कुछ जाति हैं। आगे है कि जीव या जाति और उसके कितने गुणसूत्र हैं। जैसे एक एस्केरिस के 2 गुणसूत्र हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं, प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं, मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, नींबू में 18 से 36 गुणसूत्र होते हैं। फिर से पढ़ेंगे, यानी एस्केरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं, प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, नींबू में 18 से 36 गुणसूत्र होते हैं। और आगे है, मेढक में 26 गुणसूत्र, नींबू में 18 से 26 गुणसूत्र, और बिल्ली में जो है कि 38 गुणसूत्र होते हैं। 38 गुणसूत्र बिल्ली में होते हैं। चूहा में 40, चौ से चूहा और चौ से 40 गुणसूत्र होते हैं। चूहा माउस में 40 और चूहा रैट में जो है कि 42 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में जो है कि 42 गुणसूत्र होते हैं। खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आलू में जो है कि 48 आलू से 48 गुणसूत्र होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे कि मेढक में 26 गुणसूत्र, नींबू में 18 से 36, बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं, चूहा में 40 गुणसूत्र, माउस 40 और रैट चूहा में 42 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में जो है कि 42 गुणसूत्र होते हैं। खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आलू में जो है कि 48 गुणसूत्र होते हैं। आगे है चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी में 48, आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं, जबकि तंबाकू में भी 48 गुणसूत्र होते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र, चिंपैंजी में भी 48 गुणसूत्र, तंबाकू में 48 गुणसूत्र। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। और सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में होते हैं, जिसमें 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600 के आसपास होते हैं। तो फिर से पढ़ेंगे कि आलू में 48 गुणसूत्र, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र, तंबाकू में 48 गुणसूत्र होते हैं, घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं, कुत्ता में
78 गुणसूत्र होते हैं, कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं और सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में होते हैं जिसमें 1300 से 1600 तक के गुणसूत्र होते हैं। आगे पढ़ेंगे मानव अनुवांशिकी। मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन जो है जीनोम पर पाए जाते हैं। और जीनोम क्या है? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जीनोम है। गुणसूत्र का सर्वप्रथम नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र नाम दिया था वाल्टेयर ने। आगे, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, जीन के उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण किया गया। तो एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस वेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया? एस वेंजर ने 1956 ईस्वी में। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है। एस वेंजर के अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है, जीन के उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहलाती है। मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है, यानी तह जोड़ी। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु से, माता से तथा दूसरा गुणसूत्र जो है शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग निर्धारण में मनुष्य के। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22 + X यानी 23, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी के Y गुणसूत्र जाता है 22 + Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात नारियों में जो है एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22 + X तथा 22 + X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलते हैं तो युग्मनज जो जायगोट बनेंगे वो 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे होने वाली संतान लड़की होंगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि स्त्री और पुरुष में, स्त्री में जो है कि XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर स्त्री के अंडाणु से X गुणसूत्र और पुरुष के शुक्राणु से भी X गुणसूत्र आएगा
तो लड़की पैदा होगा। और इसी प्रकार अगर महिला के अंडाणु से X गुणसूत्र आएंगे और पुरुष के शुक्राणु से Y गुणसूत्र आएंगे तो दोनों मिलकर के XY गुणसूत्र बनाएंगे, जिससे संतान लड़का होगा। आगे नोट में है कि प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है वो प्रखनली के अंदर होता है। यानी प्रखनली शिशु के अगर प्रखनली शिशु के मामले की बात करें तो प्रखनली शिशु में जो है निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए, यानी उस शिशु के पिता कौन है, इसको पता करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पहले मानव आनुवांशिकी, गुणसूत्रों का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं आनुवांशिक गुणसूत्रों पर पाया जाता है। आगे है, गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस्वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा जाता है। मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से DNA का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। प्रत्येक संतान को संजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु से, यानी XX और XY वही बातें हैं। तो आगे है कि प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आनुवांशिकी चैप्टर खत्म हुई। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।